सर को लेकर के गया एक जगह पे प्लान करने के लिए, मैंने प्लान किया हुआ था एक्चुअली, तो उनका फॉलोअप करने के लिए गया। तो सर जा कर के बैठे, तो वो व्यक्ति जो थे फौजी साहब थे, तो कुछ बातें हैं वो ऐसे अनलॉजिकल कर रहे थे, लेकिन सर का अपना जो स्टाइल रहता है उस स्टाइल में वो जवाब दे रहे थे। पता नहीं उनको क्या कुछ ऐसी बात खराब लग गई और वो एकदम से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने एकदम से हमारा प्लान फोल्डर ही फेंक दिया और गालियां देते हुए बिल्कुल एकदम ब्लडी नॉनसेंस फलाना ढिकना ये वो, और गली तक गाली देते हुए आए। बेइज्जती हो रही है, सामने से आदमी गाली दे रहा है, पर लेकिन वो हमें महसूस ही नहीं हो रही। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाया जाता है, आप जाकर के ऐसे प्रोस्पेक्टर को बोलिए कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। मैं पूरे जोश के साथ बोलता था, बोले बेटा अभी तुमने पैंट बांधना ठीक से सीखा नहीं, तो हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए आए हो। अपॉर्चुनिटी सब जगह, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जब सफल होने वाला होता है तब तक वो कहीं ना कहीं स्विच कर जाता है चीज़ों, और कई बार ना हमारी ज़िंदगी एक प्रयोगशाला बन के रह जाती है। जब आदमी अगर फील्ड में है, वो किसी को प्लान दिखा रहा है और घर से लाल मुँह वाली इमोजी आ रही है, आजा घर पे आज तेरी खैर नहीं है, क्या लगता है वो अपना बेस्ट दे सकता है? तो जो गांव में से शुरुआत हुई थी, जहां मैडम के हाथ गोबर में रहते थे, आज मैडम अपने शौक पूरे करती है। पैसा वाला होने के बाद व्यक्ति के 3 जगह जाने के चांस हैं, भक्ति, शक्ति और आसक्ति। भक्ति वाले मार्ग पे गया अगर व्यक्ति, तो समझ लो उसका खुद का भी कल्याण है और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण है। कई लोग शक्ति वाले उस पर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, चौड़े चौड़े टायर वाली गाड़ी लेंगे, उस पर कुछ पीछे दमदार सा कुछ लिखवाएंगे। ऐसे लोगों का क्या होता है कि कई बार मतलब उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई मिल जाता तो ख़त्म भी हो जाती है ज़िंदगी। ऐसे लोग ज़्यादातर कई बार जेल में भी नज़र आते हैं। और तीसरा जो है आसक्ति वाला, कि कई बार जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा लगाव भी हो जाता है चीज़ों के साथ, गाड़ी से, मोबाइल से, पैसे से, प्रॉपर्टी से इतना मोह हो जाता है, बीवी को, बच्चे को, इन चीज़ों को भी कुछ समझता नहीं है। जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी का ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि वहाँ से एक लीडर तो बन के निकले, पर एक से एक कंपनियाँ भी खुल गई। जी जी जी। रिस्पेक्ट तो समझ आती है, पर ये जो वर्ड्स का गुरुजी के गुरुजी महागुरुजी, ये क्या है सर? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही अच्छे अच्छे गेस्ट हम आप तक लेकर आते रहेंगे और उतनी ही अच्छी एजुकेशन और कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज जिस पॉडकास्ट के लिए हम तैयार हैं वो एक ऐसे शख्स का है जिसने डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही अच्छे लेवल पर अचीवमेंट ली है, और उस अचीवमेंट को लेने का जो उनका लंबा सफ़र है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। उन चैलेंजेस को कैसे पार किया उन्होंने और उन चैलेंजेस से कैसे सीखा, और वो उनकी सक्सेस का जो निचोड़ है, उनकी जर्नी का निचोड़ है, वो आपके बहुत काम आ सकता है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो निराश हो जाते हैं अपनी सक्सेस जर्नी में। तो मैं चाहूँगी आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और कुछ सीखें और कुछ मोटिवेशन और एजुकेशन को ग्रहण करें। सर नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि नेटवर्किंग के दीवानों में से एक, बड़े दीवानों में से एक दीवाना आज हमारे साथ है, मिस्टर जसवीर सिंह। और सर बहुत नाम है आपका, सोशल मीडिया पे भी आप छाए हैं। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस फील्ड में आए? इस फील्ड में अगर मैं आने की बात करूं तो आज से 20 साल पहले मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी। और मथुरा के पास में मेरा एक गाँव है, मैं गाँव में रहता था। हाँ जी। और उस टाइम पे मैं मथुरा में ही पढ़ाई लिखाई कर रहा था अपनी। और तो उस गांव में ही मेरे एक साथी के द्वारा मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया था। आगरा में जाकर के मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा था। बिज़नेस को शुरू करने से पहले की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पिताजी किसान थे। तो गांव में आपको पता है कि नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में ना चाह करके भी, वो सारी चीज़ें तो एक गांव का एक लाइफ का पार्ट है। मतलब अगर हमें सर्वाइव करना है तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो खेती उनमें से एक है। एक किसान की ज़िंदगी के जो क्या संघर्ष होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम करीब से देख रहे थे।
और ये भी समझ में आ रहा था कि सिर्फ खेती ही करेंगे तो उससे ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे पिताजी ने गांव में ही मुझे एक डेयरी खुलवा दी थी, दूध डेयरी, और मैं दूध डेयरी चला रहा था और उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके साथ साथ मेरे को एक छोटी सी दुकान, एक परचून की दुकान भी खुलवा दी। तो पढ़ाई भी करता था, साथ में वो दोनों काम भी करता था। और उस सवेरे 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक के शेड्यूल में पैक था मैं, और वहाँ ज़िंदगी थी। और बस जो भी सेट कर लिया था कि अभी यहीं सब कुछ करना है, जैसे भी होगा सब कुछ यहीं पे होना है। उसी टाइम पे ये बिज़नेस प्लान मिला और पहली बार मैं अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके की कोई, मैं कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की मीटिंग कहिए या कोई भी कॉर्पोरेट मीटिंग, मैंने तो जीवन में इससे पहले कभी अटेंड नहीं करी। 17-18 साल की मेरी एज थी और तभी मुझे जा कर के बिज़नेस प्लान देखने का मौका मिला। आगरा में मैं गया था ये प्लान देखने के लिए। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पर हैं, शायद हो सकता है इनको डायरेक्टली कंपनी ने अप्रोच किया होगा, पहले से ये रेडी होकर के आए होंगे। तो जब मैं कंपनी का प्लान देखने के लिए गया था तो मैं चप्पलों में गया था, शर्ट मेरी बाहर थी और मीटिंग का एक डेकोरेजम रहता है, तो मुझे गेट पे रोक दिया था, बोले चप्पलों में एंट्री नहीं हो सकती। तो उस टाइम पे मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस लिए आया हूँ, यहाँ पे कोई नौकरी लगने वाली है या ये मुझे क्या बिजनेस ऑफर करने वाले हैं। पर मेरे अंदर एक घबराहट सी हो गई कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या एज थी सर आपकी उस टाइम? मैं शायद लगभग 17.5 साल का रहा हूँ उस टाइम पे। और जो मुझे ले करके गए थे मेरे जो स्पॉन्सर थे, उन्होंने फिर मेरे साइड में लेके गए, बोले ज़्यादा नहीं तो शर्ट अंदर कर लो। तो शर्ट अंदर किया, फिर मैं जा करके मीटिंग में उन्होंने एंट्री कराई मेरी, और मीटिंग देखी। एकदम से वो जो माहौल था, सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में जहां हम रह रहे थे और जो वहाँ पे मैंने मीटिंग के अंदर जो माहौल देखा, वो एक अलग ही दुनिया थी। लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल हो, बात करने का स्टाइल हो, और वहाँ एक अलग ही एनर्जी थी। लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये मैं कहाँ आ गया। उस टाइम मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं था इसको लेकर के, बस मेरे मन में तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि कैसे भी ये मुझे सेलेक्ट कर लें। और मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे अपने सीनियर से मिलवाया और उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई सवाल आपको इसको लेकर के। मैंने कहा मेरा तो कोई सवाल नहीं है, तो शुरू करें। मैंने हाँ जी बिल्कुल शुरू करें। और बस वहीं से मैंने बिज़नेस की शुरुआत कर दी। और वहाँ जैसे बताया जाता है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट लेना है, मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया। और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से सारे लोग सोचेंगे, उसी जोश जुनून के साथ में भी लाइन लगेगी, गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। लोग तो मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में तो किसी ने सुना ही नहीं होगा, और एक एक करके आएंगे लोग। मतलब हम अपनी मनमानी से लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ऐसा मेरा मानना था। ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में मैं गांव में गया, और जो एक एक्साइटमेंट थी, उसी एक्साइटमेंट के साथ में मैंने लोगों को बताया। ट्रेनिंग मैंने कोई ली नहीं, मेरे को कुछ इसकी पूरी ABCD भी कुछ ठीक से पता नहीं थी। बस मैं उनको इतना जानता, मुझे ये भी नहीं पता था कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ पर है। और बहुत सारे लोग इस तरीके की गलती करते हैं और उनका कैरियर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और वो जो कुछ भी पता था, बस मैं जाते लोगों को 3 बातों में ही मैं सोच रहा था कि पूरा प्लान हो जाएगा। आगरा में एक कंपनी खुली है, उसमें 8,000 लगाने हैं और 2 बनाने हैं और 40 लाख आ जाएंगे। तो ये सुन करके बहुत सारे लोगों ने एक ही चीज़ बोली कि तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो कंपनियों की बात कर रहा है, ये काम हमने पहले भी देखा है। मैं सरप्राइज था। और जो भी ये जो करोड़पति बनाने की बात कर रहा है, ये सब भाड़े के लोग हैं, इनको किराए पर लाया जाता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो मैंने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मैं लेकर के भी आया, मैं मीटिंग में अपने पैसे से खर्चा करके उन लोगों को वहाँ मैं मीटिंग में भी बिठाया। और मेरी उम्मीद थी कि जैसे मैं मोटिवेट हो गया, ऐसे मीटिंग देख करके ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन मीटिंग के बाद में जो उन लोगों का रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल नेगेटिव था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो इन्हीं से तो मेरा बिजनेस शुरू होने वाला था। जिन लोगों से 8-9 लोगों से मुझे उम्मीद थी, और यहीं ख़त्म। सब लोगों ने एक ही बात बोली, ये सब भाड़े के लोग हैं, इनको पहले से सिखा के लाया जाता है। किसी को 500 रुपये दिए जाते हैं, किसी को 1000 रुपये दिए जाते हैं। और ये सब आकर के बोलेंगे मैं पहले बहुत गरीब था, फिर ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया और मेरी ज़िंदगी बदल गई।
अब मैं इतनी कम उम्र में था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था लोग भी भाड़े पे मिलते हैं और इस तरीके की स्पीच भी कराई जा सकती है। मैं एकदम टोटली नेगेटिव हो गया। अब मुझे लगा यार मेरे पैसे फंस गए, और मैं ये जुगाड़ लगाने लगा कि जो मैंने दिए थे वो वापस कैसे आ सकते हैं। और मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। तो मैंने उनसे बोला सर आपसे बात करनी है। बोला हाँ जी बताओ। मैंने कहा सर जो पिछले हफ्ते मैंने पेमेंट दी थी वो वापस हो सकती है? तो उन्होंने बोला क्यों, आप तो मतलब बात कर रहे थे हम डायमंड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लाइन लगा करके लोग ज्वाइन होने वाले हैं। मैंने कहा सर मेरा हो गया। मुझे जिन लोगों से उम्मीद थी वो सबने मना कर दिया। अभी मेहरबानी करके कैसे भी अगर वो मेरे पैसे लौट सकते तो आप लौटवा दो। तो सर समझ गए इस चीज़ को और उन्होंने बोला ठीक है पैसे लौट जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या है, वीकली ट्रेनिंग होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन किया कि आप फ्राइडे के दिन आना। मैंने कहा वैसे तो मीटिंग अटेंड करने के लिए आपने संडे को बुलाया था, अब फ्राइडे को क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसा लेने वाली मीटिंग संडे को होती है, लौटाने वाली फ्राइडे को होती है। तो ऐसे बहाना बनाया उन्होंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फ्राइडे के दिन मैं मीटिंग में गया, और जो वहाँ पे ट्रेनिंग थी, बिजनेस के कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग पार्ट रहते हैं। और जो मुझे बाद में समझ में आया, जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की और वहाँ मैंने बहुत सारे अपने सीनियर से मैं मिला, और जब उनसे सारी चीज़ों के बारे में जाना, और मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, और उस गलती को मैंने करेक्ट किया। और उसके बाद सिस्टम पर रहना है, ये मुझे समझ में आ गया कि जो भी काम होगा बड़ा, वो सिस्टम की वजह से होगा और सीखने की वजह से होगा। ये बिज़नेस ऐसे नहीं है कि हम अपनी स्टाइल से चलाएं, सीख करके करना है। और उसके बाद कभी भी मैंने सिस्टम का दामन नहीं छोड़ा, सिस्टम के साथ बना रहा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उतार चढ़ाव नहीं आए, उतार चढ़ाव तो इसके बाद में भी बहुत सारे आए। लोग भी ज्वाइन होने लग गए, कुछ पैसा भी आने लग गया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चैलेंज तो बने रहे। चैलेंज तो सबसे बड़ा एक तो ये था कि मेरी उम्र कम थी। मैं बिज़नेस में आया तो जैसे मैंने बताया 17-18 साल की एज में मैंने बिज़नेस को शुरू किया था। तो जब मैं लोगों के पास जाता था तो ज़्यादातर लोग तो मुझे ये बच्चा समझ के भगा देते थे। बोले जितनी तुझे गिनती नहीं आती उससे ज़्यादा तो हमने शहर देखे, जितना तूने पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा हमने दूध पिया है। तो मतलब मैं उनको बोलता था ज़िंदगी बदल जाएगी। एक जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाया जाता है, आप जा करके ऐसे प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। मैं पूरे जोश के साथ बोलता था। बोले बेटा अभी तुमने पैंट बांधना ठीक से सीखा नहीं, तो हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए आए हो। तो मुझे ऐसे लगता था यार मैं गलत जगह पर आ गया या मैंने जल्दबाजी कर दी है। लेकिन मीटिंग में जाता रहा, ट्रेनिंग में जाता रहा, किताबें पढ़ता रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो चीज़ आज आपकी ज़िंदगी में जितना बड़ा डिसएडवांटेज है, आने वाले टाइम में वही सबसे बड़ा एडवांटेज बनेगी। जो आज आपकी कमजोरी है वही आपकी ताकत बनने वाली है। और मैंने यही माइंड सेट लेकर के काम किया कि जो भी हो इस बिज़नेस के अंदर एक यंग एज का डायमंड बन के दिखाना है मुझे। भले मैं कम उम्र में आया हूँ, लेकिन मुझे जल्दी रिटायरमेंट लेकर के दिखाना है, और एक यंग एज में रिटायरमेंट होकर के दिखाऊंगा। और वहाँ से फिर चैलेंज तो एक पार्ट रहा, जिंदगी का सफ़र चलता रहा। सर इससे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आपने बहुत सारे सेक्टर्स में थोड़े टाइम काम किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस वहाँ पर गेन हुआ उसका भी हम एक निचोड़ लेंगे कि अलग अलग सेक्टर में कुछ टाइम टिक कर क्या नुकसान हम कर लेते हैं अपने जीवन में। देखिए मैं अगर अपने कैरियर की बात करूं तो मुझे जैसे जो चीज़ें फैमिली के द्वारा सजेस्ट की गई, सबसे पहली चीज़ तो कई बार ना हम खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पाते। ज़्यादातर 90% लोग जो है जो हमारी फैमिली चाहती है, और वो हम जब कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम खुद चॉइस नहीं कर पाते कि हमें किस सेक्टर में जाना है। तो हमें कोई सलाह देता है, कोई हमारे बड़े भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी होता है, हम उन लोगों से सलाह लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, मैंने चाहे वो दुकान चलाई हो, छोटी सी गांव में दुकान थी, छोटी सी डेयरी थी, लेकिन मेरा ये मानना है आज इस बिज़नेस में भी करीबन 20 साल हो गई मुझे। सफलता सब जगह पर है, लेकिन इंसान को लगे रहने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी अगर जिन लोगों ने लंबे समय तक काम किया तो उन्होंने वहाँ उस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं टॉप पर गए हैं लोग। अपॉर्चुनिटी सब जगह, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जब सफल होने वाला होता है तब तक वो कहीं ना कहीं स्विच कर जाता है चीज़ों को। और कई बार ना हमारी ज़िंदगी एक प्रयोगशाला बन के रह जाती है। 4 साल ये काम किया, 4 साल वो काम किया, 4 साल वो काम किया, तो कहीं ना कहीं शुरू में वो जो दोनों तीनों चीज़ें थी, जैसे खेती थी तो वो तो मुझे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो तो बाई प्रोडक्ट मिला था, घर के वालों का वो प्रोफेशन था।
लेकिन एज ए अगर मैं बात करूं कैरियर के तौर पे, तो फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तब मेरे को एक थोड़ी अवेयरनेस आई, उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी समझ आई कि क्या होता है। तो फिर मैंने कभी भी ज़िंदगी में बीच में अप एंड डाउन्स भी आए, फिर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आज पैसे को लेकर के भी काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे। तो जब आदमी को जो चैलेंज आता है तो फिर वो टूट जाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर स्विच करने की सोचता है। तो मैंने ये बात समझ ली कि इससे पहले 2-3 जगह हमने स्विच करके देख लिया है, और फिर अगर इसको छोड़ा तो भगवान भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। तो पहले खेती में अगर कुछ करके दिखाना था, वहाँ कुछ करके नहीं दिखाया, दुकान चला करके कुछ करना था, वहाँ ज़्यादा कुछ किया नहीं, डेयरी चला के कुछ करना था, वहाँ ज़्यादा कुछ किया नहीं। अगर सेब शॉप से भी अगर हम लोग इस बिज़नेस में जो मैं आया, अगर इससे भी मैं हाथ धो बैठूंगा तो फिर भगवान ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, इसलिए फिर इसको दिल लगा करके किया। तो सर अब आगे चलते हैं। आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली, आप अपना काम करना शुरू कर दिया, और हम जैसे जानते हैं किसी भी बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग नहीं और भी कोई बिज़नेस होता है, वो टाइम मांगता है, कुछ टाइम, और जो वो टाइम होता है वही सबसे ज़्यादा यादगार और वही आपकी नींव होती है, मैं मानती हूँ। तो जो वो टाइम था आपका, जब आपका करियर बिल्डअप हो रहा था, उस दौरान जो, क्योंकि आपकी शायद शादी भी हो चुकी थी, जी। तो एक पार्टनर का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और जो लोग है इस फील्ड में और जिनकी शादी हो, मैरिड हैं जो, उनके लिए आप एक मैसेज भी दे दें कि क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंस रहे, पहले तो वो जानना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैं मेरे इस बिज़नेस की जो शुरुआत हुई थी सितंबर 2004 में, मैंने बिज़नेस को 3 सितंबर 2004 को शुरू किया था। जैसे ही मैंने बिज़नेस को शुरू किया तो कुछ दिन में मेरे थोड़ा सा अच्छी टीम बनी, कुछ अच्छे अचीवमेंट भी आए। तो उस टाइम पे कुछ 1-2 इंसिडेंट भी ऐसे मुझे याद आ रहे हैं कि जो आदमी को कई बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्विट कर लेता है। स्टार्टिंग का ही मैं बताता हूँ। कई बार हम लोग ना समाज में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते भी हैं, लेकिन कई लोग हमारे हौसले को तोड़ भी देते हैं। मैं अपने गांव के पास में एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गया था, हाथरस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा। तो मैं जब वहाँ पे उनको महाशय जी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो मेरे पास चेक वगैरह थे मैंने उनको वो दिखाए, मैंने कहा देखो ऐसा होता है, मेरे पास भी 5-7 हज़ार रुपये सब आए हैं जो मेरी इनकम थी। तो वो पता नहीं इतने नेगेटिव थे कि उन्होंने बोला मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, 6 महीने बाद न तो ये तुम्हारी कंपनी नज़र आएगी न तुम नज़र आओगे। अगर तुम पक्का इसमें 6 महीने तक भी अगर इसमें काम करते रहे और 5,000 से ज़्यादा तुमने कमा के दिखा दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो स्टाम्प पे लिख के दे दिया उन्होंने, मैं भी बाकायदा स्टाम्प ले करके आया, उन्होंने स्टाम्प पे लिख के भी दिया। अब स्टाम्प वाली जो अब एक चीज़ आ गई तो अब वहाँ पे मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग ही थी। अब इस चीज़ को लेकर के मैं नेगेटिव भी हो सकता था कि यार कैसी कंपनी मिली, कैसा प्रोफेशन मैंने ज्वाइन कर लिया, कैसे लोग होते हैं स्टाम्प पे लिख करके दे रहे हैं। लेकिन मैंने इस इंसिडेंट को ना तो अपने किसी सीनियर से डिस्कस किया, ना मैंने अपनी किसी डाउनलाइन को बताया, ना मैंने अपनी किसी फैमिली में बताया। इसको मैंने पर्सनल ले लिया। इस व्यक्ति ने जो चैलेंज किया वो मुझे किया है, और मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो मैं इस स्टाम्प को झूठा साबित करके नहीं दिखाया। जब भी कभी मुझे लगा कि मैं रुक जाऊं, जब भी मुझे कभी लगा कि मैं थक गया हूं, मैं यही सोचता था अगर उस बंदे से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो वो विलेन वाली हंसी हंसेगा, देखा मैंने बोला था कुछ नहीं होगा। तो कुछ भी हो जाए, मरने से पहले इस स्टाम्प को झूठा साबित करके दिखाना है। मैं उसके बाद की अगर मैं बात करूं, मैं 2006 में मेरे बिजनेस में भयंकर 2005 के बाद से ही शुरू हो गया था और डाउनफॉल आना शुरू हुआ, और टीम जो बनी थी वो सारी की सारी शून्य हो गई। और उसी टाइम पे फिर चेक वगैरह भी थे नहीं, कुछ भी, कोई इनकम नहीं थी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर निकल गया। तो अभी घर वालों को भी ये लगने लगा कि यहाँ से तो कुछ कैरियर बनने वाला नहीं है। तो 2007 में फिर उन्होंने मेरी शादी करा दी। बोला अभी तो हमारी कुछ गुडविल बनी हुई है, उससे शादी हो जाएगी, नहीं बाद में तेरे को कोई शादी भी नहीं करेगा। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में सरेंडर कर चुका था। मैंने कहा चलो जो भी है, अभी अपने आप से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो कम से कम घर वालों की इतनी तो बात मान ही सकते हैं कि उनके कहने से शादी कर लेते हैं। और मेरा ये मानना है, कई बार बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं बिजनेस में और ये ऐसा उन लोगों को लगता है कि शादी कर लेंगे तो पता नहीं, फिर मेरा भी ऐसे मैं बोलता था डायमंड बनने के बाद ही शादी करूँगा या ऐसा कुछ, और उस चक्कर में कई लोगों की एज भी निकल जाती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, शादी हो जाने से आपकी सक्सेस पे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जी मैम, जो आपने पूछा भी, मैं
इसी में उस बात को जोड़ना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की जीवन में जब एक दूसरे व्यक्ति का आना होता है तो दो किस्मत जुड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे कर्म भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो एक जो महिला हमारे जीवन में आई है, बोलते हैं महिला एक साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, और ये बात बिल्कुल मेरे जीवन में तो 100% लागू होती है। मेरी शादी हो गई 2007 में, और एक उस दिन से कुछ ज़िंदगी में लगा कि हाँ यार अभी करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष तुरंत ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में भी संघर्ष जारी था। मैडम ने पूरा फुल सपोर्ट किया। हर एक की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती हैं और उनकी भी डेफिनेटली रही होंगी, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं कोई 100 रुपये का कोई गिफ्ट भी मैडम को दे सकूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी। उनको ट्रस्ट था इस इंडस्ट्री पर? एक्चुअली वो ज़्यादा इसके बिजनेस के बारे में नहीं जानती थी। जो फैक्ट है वो बात ये है कि उनको ये लगता था कि लेकिन जो भी है आपने 2-3 साल लगाई हैं, लगातार इसमें काम कर रहे हो, 2004 से दौड़ रहे हो, तो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। फैक्ट बात जो थी वो ये थी कि जो भी है कि अगर समय लगाया है तो कुछ अच्छा होगा और इसको करो। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाली, नहीं कुछ सोर्स ऑफ इनकम महीने की आनी चाहिए। अगर मैडम ही अगर कंडीशन डाल देती तो मेरी मजबूरी हो जाती तो मुझे क्विट करना पड़ता और मुझे कुछ ना कुछ कोई नौकरी वगैरह पकड़नी पड़ती है, कोई ना कोई काम करना पड़ता आदमी को परिवार चलाने के लिए। बिल्कुल। अब मेरी इनकम नहीं थी तो परिवार से जो थोड़ा बहुत बैकअप था खेतीबाड़ी से, उसी से घर का खर्चा चलता था, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। मेरे छोटे भाई बहन भी थे, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने मतलब जैसे भी करके पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने उस समय को निकाला। अगर मैं बात करूँ तो शादी 2007 में हुई, 2008 में भी भयंकर संघर्ष चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, 2009 में भी चल रहा था, और ऐसे ऐसे मोमेंट थे। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं बताने के लिए तो, पर लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि नहीं सब कुछ इजीली हो जाता है। इजीली कुछ नहीं होता। सफलता जो सबसे पहले कीमत मांगती है, और जब तक वो कीमत हम नहीं चुकाते तब तक मतलब वो सफलता हमारे पास नहीं आती, और वो हमारी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग ही कीमत मांगती है। जितनी बड़ी हमारी चाहत है, वो बोलते हैं ना एक घर बनाने में थोड़ा कम वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको महल बनाना तो वक्त ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे मोमेंट रहे कि मुझे एक बार का वाकया याद आ रहा है कि मेरी ससुराल आगरा में है, तो मथुरा में मैं उस टाइम पे रहता था। तो मैं वहाँ से फील्ड करके मैडम को मुझे घर छोड़ना था, सादाबाद में घर है मेरा। तो मैं गया, तो बाइक से गया, तो मैं सोचा 50 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया बाइक में, और मुझे पक्का भरोसा था कि ससुराल तक बाइक पहुँच जाएगी और वापस वहाँ से पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएगी, फिर वहाँ से मैडम से कुछ पैसे लेकर के आगे पेट्रोल डलवा लूँगा। मैं पहुँच तो गया वहाँ। सुबह जैसे ही मैं मैडम को लेकर के निकला, दोपहर का टाइम था, और जैसे ही थोड़ी सी 1.5-2 किलोमीटर में निकला कि बाइक बंद हो गई। अभी वहाँ बिल्कुल सुनसान जगह पे। और कितने साल हो गए थे सर शादी को? शादी को करीबन 1-1.5 साल हो चुका था। कम टाइम हुआ था। हाँ। तो धूप पड़ रही है, अभी मैडम का चेहरा देखने लायक। मैडम पूछ रही क्या हुआ, मैंने कहा लगता है पेट्रोल ख़त्म होगी। तो अभी उसके गांव में थोड़ा सा एक लगता तो है ही हर एक को कि बोले पता नहीं कैसा बंदा है कि अब यहाँ से पैदल बाइक खिंचवाएगा, क्या करेगा, कैसे लड़की पैदल जा रही है, बाइक में पेट्रोल ख़त्म होना मतलब एक बेइज्जती की सी बात है। अब मैडम को बड़ा ख़राब लग रहा था और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मतलब एक मजबूर सा एक व्यक्ति में वहाँ पर खड़ा था, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ मैजिक हो जाए। और मैंने उस उम्मीद के साथ में उसकी टंकी खोल के देखी तो थोड़ा सा उसमें पेट्रोल बच गई। तो मुझे एक सुकून हुआ कि चलो पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाएगी। एक वो भी दिन था। इस तरीके के मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं कि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाने के बाद, वो भी मेरे ससुराल के ही लोगों का पेट्रोल पंप था, वो लोग जानते थे मतलब मुझे, मेरे ससुर जी की वजह से। तो मैं मैडम से पैसे ले रहा हूँ, वो लोग देख भी रहे थे कि इससे पैसे लेकर के पेट्रोल डलवा रहा है, हंस भी रहे थे वो लोग। लेकिन एक मन में ना उस सब चीज़ों को लेकर के एक जिद सी चलती थी कि इस चीज़ का भी एक दिन तो कुछ बड़ा करके दिखाना है, इस चीज़ का भी एक दिन हिसाब किताब तो होगा। और वो भी दिन आया कि फिर उसी पेट्रोल पंप पे मैडम को लेकर के गए, BMW में भी टंकी फुल करवाई, तो वो चीज़ों को बैलेंस भी किया। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं बात करूँ 2005 में, 2000 साल लग गए सर आपको? 2004 में आपने बिजनेस को शुरू किया था। 2008 में आप बता रहे हैं इंसिडेंट हुआ, तो BMW वाला इंसिडेंट कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ? मेरी शुरुआत जैसे 2004 में हुई, उसके बाद में फिर 2005 तक बिजनेस ठीक चला। 2006 से संघर्ष चालू रहा, 2006 में भी रहा, 7 में भी रहा और 8 में भी रहा। 2009 में करीबन जुलाई से जाकर के
मेरा थोड़ा सा समय बदलने लगा। और BMW कब ली सर आपने? 2012 में मैंने BMW कार ले ली थी। 4 से 12 यानी कि 8 साल। 8 साल बाद। तो जो लोग 6 महीने में ही क्विट करने की सोचते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा करने के लिए काफ़ी 8-10 साल लग जाते हैं। डेफिनेटली एकदम से कई लोगों को ये चकाचौंध को देख करके आते हैं और उनको लगता है कि मतलब ऐसे कोई मतलब लॉटरी सिस्टम जैसे समझ करके बिजनेस में आते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी की कार देख करके या किसी का चेक देख करके बिजनेस को नहीं, उसके प्रोसेस को देख करके हमें बिजनेस को शुरू करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था बिजनेस को तो मैंने किसी की कार नहीं देखी थी, मैंने वो कॉन्सेप्ट को देखा था और कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो उसकी वजह से कार आई। कंपनी में शायद मैं पहला व्यक्ति था जो उस टाइप की इतनी लग्जरी गाड़ी वगैरह लेकर के आया। तो लेकिन मेन बात ये थी गाड़ी को देख करके, न तो मैंने किसी को गाड़ी को दिखा करके बिजनेस को ज्वाइन करवाया, ना मैं किसी की गाड़ी देख करके आया था। मेन बात थी ये कॉन्सेप्ट को देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग की टीम वर्क की ताकत क्या है, उस ताकत को देख करके बिजनेस शुरू किया। नेटवर्क बनाने की ताकत क्या है और इस बिजनेस की इतनी सारी खूबसूरती है, उस सब चीज़ों को देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए न किसी डिग्री की ज़रूरत है, न डिप्लोमा की ज़रूरत है, न किसी स्टॉक की ज़रूरत है, न स्टाफ की ज़रूरत है। अलग से आपको कहीं जा कर के अपने आप को कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बड़े किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, चेक बैक जैक की जैसे बात करते हैं उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस कॉन्सेप्ट की इतनी खूबसूरती है, हमें उसको देख करके बिजनेस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। गाड़ी और ये सब चीज़ें तो फिर प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब कुछ आना ही आना है। बिल्कुल सर। सर इसमें आप प्रोडक्ट को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज होना और भी क्या क्या जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में आप शुरुआत करते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, हम जब कहीं किसी व्यक्ति को भी अगर हम प्लान के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति ये देखता है मैं जो पे करने वाला हूँ उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है और उस चीज़ की उसको आवश्यकता है कि नहीं। कई बार ना लोग मोटिवेशन के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने कहावतें बना रखी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो गंजे व्यक्ति को कंघी बेचने का काम ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है और अगर व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कामयाब हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही सोच से व्यक्ति काम करेगा तो वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। अगर गंजे व्यक्ति को अगर आपको बेचना ही है तो कंघी क्यों बेचना, उसको बाल उगाने का तेल बेचो। अगर उसका बाल उगाएगा तो बाद में कंघी तो अपने आप खरीद लेगा आपसे। तो मेन जो चीज़ है कि व्यक्ति की ज़रूरत को पहचानो और उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड हमारी कंपनी हमें क्या दे रही है और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो किस सेक्टर में किन लोगों के लिए बने हैं, उसी से रिलेटेड अगर हम अपने कस्टमर्स को टारगेट करके अगर हम प्लान दिखाते हैं तो मुझे लग रहा है कि न तो कभी कस्टमर कभी गुस्सा करेगा और न कभी हमें खाली आता आएंगे कि हम कहीं गलत व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी कहावतों पर भरोसा ना करें कि कश्मीर में फ्रिज बेच दो कि गंजे व्यक्ति को कंघी बेच दो, ये सब बेकार की बात है। सर ईश्वर में विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल मैम, अगर मैं इस अपनी पूरी जर्नी में अगर मैं बात करूं 20 साल में, तो परमात्मा ही एक ऐसा मैं कहूँगा कि जो है जिसका आशीर्वाद हमेशा व्यक्ति के ऊपर रहता है, उसको मानना एक सबसे बड़ी बात है। देखिए, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में काम करना और हम जो कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए और बाकी आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो उसका CCTV चालू है। बिल्कुल। और वो हर टाइम हमें देख रहा है। हमें कई बार लगता है कि सर मैंने इतनी मेहनत की, मेरे किसी अपलाइन ने मेरा नाम नहीं लिया, स्टेज पे मुझे सम्मानित नहीं किया गया और मुझे बाला नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो वेट करो, वो वहाँ सब कुछ नोट कर रहा है। एक दिन उसके यहाँ पर जिस दिन आपका खाता खुलेगा उस एक एक चीज़ का हिसाब मिलेगा, माला भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज ये परमात्मा की वजह से ही है। ईश्वर ने अपने आप वो सारी जगहों पर पहुँचा दिया, वो सारे लोगों से मिलवा दिया, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो जो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं अगर इस बिज़नेस में टिका रहा, जो मेरे 3 साल 3.5 साल का जो संघर्ष का समय था, न उस टाइम पे मेरे पास चेक था, न मेरे पास कोई बड़ी सफलता थी, तो एक ही चीज़ थी और वो क्या थी, परमात्मा पे विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेहनत मेरी बेकार नहीं जाएगी। और ईश्वर डेफिनेटली हमें उसका फल देता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो फल दे उससे पहले कई लोग गिव अप कर देते हैं। तो जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक इंसान को वेट करना चाहिए, तब तक उसके पीछे प्रयास करते रहें। बिल्कुल।
और सर ये जानना चाहूँगी मैं कि 4-5 साल आपको लग गए शादी के बाद सक्सेसफुल होने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो क्या वो कोई एक मोमेंट आया जब आपकी वाइफ को रियलाइज़ हुआ कि आपका सपोर्ट उन्होंने किया तो वर्थ वेटिंग था, उसका उनको भी फ़ायदा मिला? बिल्कुल मैम, मैं ऐसा मेरा मानना है। देखिए कि लोग जब काम करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को स्टेज से भी सुनता हूँ, जब सक्सेस की जर्नी में है और वो जो काम करते हैं और मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कई लोग ना फैमिली को इग्नोर करने की बात करते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे को बोला इस घर में या तो ये कंपनी रहेगी या मैंने बोल दिया इस कंपनी रहेगी, तू चली जा। इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, ये फंडे फुंडे मारने की बातें होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आप पैसे का क्या करोगे जब आपके घर में शांति नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, इतने एकदम रिलैक्स से सुकून से बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ मेरी काबिलियत नहीं है, मेरे घर पे सब सुख शांति है, ये भी एक वजह है, और उसकी वजह है मेरी वाइफ। अगर मैं घर से निकल के फील्ड में जा रहा हूँ और मैं जा करके काम कर रहा हूँ, टेंशन फ्री होकर के मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी कारण मेरी वाइफ है। और वाइफ का सहयोग तभी मिल सकता है जब उसको ट्रस्ट होगा कि मेरा जो हस्बैंड जो भी काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। एक आपसी एक जो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जब आदमी अगर फील्ड में है, वो किसी को प्लान दिखा रहा है और घर से लाल मुंह वाली इमोजी आ रही है, आजा घर पे आज तेरी खैर नहीं है, तो क्या लगता है वो अपना बेस्ट दे सकता है? मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति फील्ड में हो तो घर से अगर इमोजी आए तो लवी डबी वाली आनी चाहिए, जिससे और थोड़ी देर तक मेहनत कर सके, और इसके लिए उन लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है आज अगर मैं इस बिज़नेस में इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और आज भी है। 24 घंटा वो, मतलब जो फील्ड में तो वो मेरे साथ नहीं आ सकते, लेकिन वो आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो उन्होंने हमेशा की। दूसरे मेरे भाई बहन, और तीसरे फिर उसके बाद मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी में आई। तो जब से मैडम आई है तब से तो बिल्कुल एकदम, मैं क्या बताऊं। सर अब आपने कोई कीमती गिफ्ट दिया इतना सब? आज अगर मैं बात करूं, जब शादी हुई थी तो जैसे मैंने बताया कि मैं 100 रुपये का भी गिफ्ट नहीं दे सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज हम लोग इंडिया का तो शायद है कोई कोना बचा नहीं जहाँ जो भी फेमस डेस्टिनेशन है जहाँ हम घूमने के लिए नहीं गए। और अगर आज मैं विदेशों की बात करूँ तो हर 6 महीने में हमारी कोई ना कोई एक फॉरेन ट्रिप रहती है। आप जो भी बात करें, चाहे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हों, रशिया हो, टर्की हो, वियतनाम हो, चाहे वो मालदीव हो, मतलब जो दुनिया में बढ़िया से बढ़िया किसी भी सेलिब्रिटी की मैडम फ़ोटो देख लेती है कि ये इस जगह पे गई है, अगली मेरी फ़ोटो भी यहाँ होगी। तो अभी अपना यही काम है, मैडम जो टारगेट सेट कर ले वो टारगेट को पूरा करते हैं, समय से पहले करते हैं। और अभी अपना यही काम है, बस अच्छे से सेलिब्रिटी को देखना, वो कौन से ड्रेस पहन रखी है, कौन सी लोकेशन पर खड़े हैं। तो जो गांव में से शुरुआत हुई थी, जहां मैडम के हाथ गोबर में रहते थे, आज मैडम अपने शौक पूरे करती है, गिटार बजाती है, क्योंकि आज उसके पास टाइम है, काम करने के लिए मेड है, सब कुछ है। और आज जो मैडम को कभी ज़िंदगी में बाइक पे बिठाने के लिए भी हमारे पास पेट्रोल नहीं था, आज उस मैडम को बुलेट ट्रेन में भी घुमा दिया, हवाई जहाज़ में भी घुमा दिया, क्रूज़ में भी घुमा दिया। जो दुनिया में जो चीज़ें बनी हैं आज वो सारी की सारी चीज़ें मैडम के कदमों में। चलिए सर, अब फैमिली का तो हमने जान लिया, अब हम नेटवर्किंग में आते हैं कि क्या कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ, कोई फ़नी मोमेंट हुआ आपके साथ जब आप सीख रहे थे डायरेक्ट सेलिंग, आपके अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ? बिल्कुल फ़नी भी कहेंगे और सीखने वाला भी कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि 20 साल की जर्नी में अगर मैं बात करूँगा तो मेरे अपलाइन में महागुरु जी श्री विजयपाल सर आते हैं। तो मैं जब स्टार्टिंग में काम कर रहा था तो मैं सर को लेकर के गया एक जगह पे प्लान करने के लिए, मैंने प्लान किया हुआ था एक्चुअली, तो उनका फॉलोअप करने के लिए गया। तो सर जा कर के बैठे, तो वो व्यक्ति जो थे फौजी साहब थे, तो कुछ बातें हैं वो ऐसे अनलॉजिकल कर रहे थे, लेकिन सर का अपना जो स्टाइल रहता है उस स्टाइल में वो जवाब दे रहे थे। पता नहीं उनको क्या कुछ ऐसी बात खराब लग गई और वो एकदम से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने एकदम से हमारा प्लान फोल्डर ही फेंक दिया और गालियां देते हुए, बिल्कुल एकदम ब्लडी नॉनसेंस फलाना टिकना ये वो, और गली तक गाली देते हुए आए। तो बड़ा, अभी मेरे को तो मैंने कहा गुरुजी कहीं ऐसा ना सोचें कैसी जगह लेकर के आया है, और गुरुजी ये सोच रहे कहीं हमारा टाइगर नेगेटिव ना हो जाए। तो वो मुझे पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा गुरुजी कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा। गुरुजी बोले नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है। थोड़ी सी दूर गए, जाकर के मुंह धोया, बोले बताओ और किससे मिलना है। तो ऐसा भी एक समय था। उसके कुछ समय बाद ही
उस व्यक्ति को किसी और ने, हमारी ही टीम के किसी व्यक्ति ने जाकर के उनको ज्वाइन कराया और वो टीम में ज्वाइन भी हो गए। उसके कुछ समय बाद कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग में सर की ग्रैंड एंट्री होने वाली थी और वो व्यक्ति सबसे आगे माला लेकर के खड़ा था। क्या बात? और मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उनको पहचान लिया, उन्होंने शायद मुझे ठीक से पहचाना नहीं। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने आपको मालूम है आज आप किसके लिए माला लेकर के खड़े हैं? तो उन्होंने बोला सर आ रहे हैं ना आगरा से, उनके लिए मैं माला लेकर खड़ा हूँ। तो मैंने तो उस टाइम पे भगवान को याद किया, मैंने हिसाब चुकता करने में भगवान देर नहीं लगाते। एक दिन वो भी था, हमारा प्लान फोल्डर बाहर फेंक दिया था, गली तक गाली देते हुए आए थे और आज यही व्यक्ति माला लेकर के भी खड़ा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो मेरा ये मानना है कि उन सब चीज़ों को, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं और हर चीज़ को मैंने पॉजिटिवली लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अगर हम किसी भी चीज़ को ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को हम हंसते खेलते गुजर जाएगी। वक्त ख़राब जरूर रहा, संघर्ष रहा है जीवन में, लेकिन दुखी नहीं रहा। मैं दिल से ये बात कह सकता हूँ, अगर दुखी होता तो शायद छोड़ देता। दुखी कौन होता है सर आपके हिसाब से? दुख क्या हो सकता था अगर होता था? दुख देखिए, अब जैसे मान के चलो उस व्यक्ति ने हमारे साथ में वो इंसिडेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति के कुछ पैसे उधार थे मेरे ऊपर, 1500 रुपये के लिए वो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा था। अब मेरे मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना भी ख़राब नहीं था कि मैं 1500 रुपये के लिए भी मैं मोहताज हो जाऊँ, पर लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरे पास वो नहीं था कि मैं उनको मतलब वो पैसे लौटा सकूँ, और उसके लिए वो व्यक्ति मेरे ऊपर एक चौराहे पे खड़े होकर के मेरी बेइज्जती कर रहा था। तो अब उस चीज़ को लेकर के एक व्यक्ति दुखी हो सकता है, यार मेरे कैसे दिन आ गए, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया, और वो तुरंत नाराज हो सकता है, अपने आप को कोस सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही थी, मैं उसके बाद में भी वो व्यक्ति चला गया और मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा था, आज ये दिन है, आने वाले टाइम में देखना मैं इस व्यक्ति को जवाब दूंगा, इसी सड़क पे, इसी चौराहे पे एक दिन मैं गाड़ी लेकर के खड़ा रहूंगा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, या तो एक अल्लड़ जवानी वाली एक चीज रहती है कि आदमी किसी भी समस्या को, एक पागलपन कह सकते हैं, वो एक चीज थी। बेइज्जती हो रही है, सामने से आदमी गाली दे रहा है, पर लेकिन वो हमें महसूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि अपने ऊपर ट्रस्ट भी है कि हम इसे गलत साबित कर देंगे। बिल्कुल, यही एक चीज है। एक आदमी जरूरत से ज्यादा सीरियस हो जाता है, जरा सा किसी ने मुंह बना दिया, लोग उसी मुंह बनाने को लेकर के वो घर में घुस जाता है। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, यार बोला इसने ना आज दरवाजा नहीं खोला, मैं काम नहीं करूंगा। अरे उसकी किस्मत खराब है जो उसने दरवाजा नहीं खोला, उसकी किस्मत खराब है जो उसने फोन अटेंड नहीं किया, हमारी किस्मत दमदार है। हमें अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, इससे बढ़िया वाला मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने हमेशा इसी अप्रोच के साथ काम किया, लोग आए गए, कभी मैंने इस बात की चिंता नहीं की, कभी आज तक मुझे डर नहीं लगा। टीम बनी, टीम टूटी, संघर्ष का समय चल रहा था, 3 साल था, घर वाले भी कई बार बोलते थे कि कुछ और भी कर ले, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि 3-4 साल जिस चीज़ के लिए मैंने समय लगाया है, जिस चीज़ को मैंने सीखा है, जो मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं उसी में आगे परफॉर्म करूँगा। अब इसके स्विच करके फिर दूसरी जगह सर मैं बर्बाद करने वाला काम नहीं करूँगा। बिल्कुल सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला गुरुजी, तो हम ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सुनते हैं, गुरुजी, महागुरुजी, गुरुजी के गुरुजी तो इसके ऊपर क्या ट्रेंड है ये जी, जो जी। इतना रिस्पेक्ट तो समझ आती है, पर ये जो वर्ड्स का गुरुजी के गुरुजी, महागुरुजी, ये क्या है सर? देखिए, वैसे अपने आप में इतना एक भारी भरकम शब्द है, गुरु जो एक शब्द है, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी गरिमा है और बहुत बड़ी महिमा है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी को मैं देखता हूँ तो जो मेरे अपलाइन है, सिर्फ वो एक प्रोफेशनल नहीं, वो आज अगर मेरी ज़िंदगी में मैं देखता हूँ तो पर्सनल मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, एक हर तरीके से एक व्यक्ति के लिए जब ये वर्ड निकलता है तो अब, लेकिन लोग किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जिस शख्सियत के लिए मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे उनमें वो चीज़ नज़र आती है। आप ये देखिए, मैं इस बात को इस मंच से ज़रूर कहना चाहूँगा, लोग पैसा कमा देते हैं लेकिन अनएथिकल तरीके से कमाते हैं और बहुत सारी बैड हैबिट्स लोगों के अंदर आ जाती हैं, तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आज मैं इस बात को खुशी खुशी बोल सकता हूँ कि आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मेरे अंदर जो संस्कार हैं, कभी ज़िंदगी में मैंने बियर नहीं पिया, कभी मैंने दारू नहीं पिया, कभी मैं सिगरेट नहीं पिया, कभी, तो इसका जो कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण मेरी काबिलियत नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है एसोसिएशन। जिन लोगों के साथ में आज मैं हूँ, जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे स्पॉन्सर है, उन्होंने मेरे अंदर इस तरीके के संस्कार दिए हैं। जो व्यक्ति मेरे जीवन में एक भाई का रोल कर रहा है, एक पिता का रोल कर रहा है, जो व्यक्ति मेरे जीवन को, जिसकी दुनिया में किसी ने कोई कदर नहीं की, और उस व्यक्ति ने आज मुझे, मैं करोड़ों की आज वैल्यू वाला व्यक्ति बना दिया, तो उस व्यक्ति को, उस कोच को
मेरे पास तो जो शब्द है गुरु, महागुरु, गुरुओं के गुरु, जो मैं बोल सकता हूँ मैं बोलूँगा। और मेरा ये मानना है कि जिनको भी गुरु बोला जाता है इस शब्द की गरिमा रखें, क्योंकि ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को मंच मिलता है, मंच भी एक गुरु गद्दी होती है, और उससे जो भी बात बोली जाती है उस बात की भी हमें एक गरिमा रखनी चाहिए, उस बात की वैल्यू रखनी चाहिए। लोग मंच पर कुछ और होते हैं, मंच के नीचे कुछ और होते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो हम करें। सर, ये बैड हैबिट्स वाली जो आपने बात बोली, क्योंकि आपने भी बहुत कम एज थी आपकी जब आपने इस प्रोफेशन को अपनाया, तो ये जो, और क्योंकि बहुत यंग एज में आपने सक्सेस देखी, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, तो ये जो बैड हैबिट्स वाली बात है किस हद तक आपके करियर को स्पॉइल कर सकती है? एक मैसेज में मैं चाहूँगी आप हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को। बिल्कुल मैम, देखिए मैं जब बिज़नेस में आया तो आने के बाद में मुझे जो एसोसिएशन मिला, मैं नाम लेकर के भी बता सकता हूँ, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं, सबसे पहला नाम महागुरु जी विजयपाल सर का आता है, उसके बाद में श्री माधव सर हैं, नरसी ग्रेवाल सर हैं। तो इन लोगों के संपर्क में मैं जब रहा तो मुझे सर लोगों से एक चीज़ जानने के लिए मिली, जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो पैसा वाला होने के बाद व्यक्ति के 3 जगह जाने के चांस हैं। 3 जगह हैं, भक्ति, शक्ति और आसक्ति। आसक्ति? हाँ। अच्छा। तो भक्ति वाले मार्ग पे गया अगर व्यक्ति, हाँ। तो समझ लो उसका खुद का भी कल्याण है और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण है। कई लोग शक्ति वाले उस पर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, चौड़े चौड़े टायर वाली गाड़ी लेंगे, उस पर कुछ पीछे दमदार सा कुछ लिखवाएंगे, अंदर कुछ हॉकी वॉकी देखा होगा आपने। हाँ, जैसे ही व्यक्ति मतलब पैसा आता है तो शक्ति दिखाना चाहता है कि भाई मेरे पास पैसा, पावर, बुलेट लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, लाइसेंस लेते हैं, बंदूक ले लेगा, कोई कुछ करेगा, शक्ति की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है कि कई बार मतलब उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई मिल जाता है तो ख़त्म भी हो जाती है ज़िंदगी। ऐसे लोग ज़्यादातर कई बार जेल में भी नज़र आते हैं। और तीसरा जो है आसक्ति वाला, कि कई बार जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा लगाव भी हो जाता है चीज़ों के साथ में, ज़रूरत से ज़्यादा, बस फिर छोड़ना नहीं चाहता, बस पैसा ही पैसा सब कुछ। परिवार को भी लोग मतलब जो इग्नोर करने लग जाते हैं, फिर उतना ज़्यादा मतलब चीज़ों से, वस्तुओं से, गाड़ी से, मोबाइल से, पैसे से, प्रॉपर्टी से इतना मोह हो जाता है, बीवी को, बच्चे को, इन चीज़ों को भी कुछ समझता नहीं है। तो मुझे ये चीज़ जो बताई कि सबसे बेस्ट जो है वो भक्ति वाला मार्ग है, और ये कम एज में ही समझ में आ गया। तो मैं जो कहना चाहूँगा कि पैसा तो आ रहा था, नो डाउट, वो तो भगवान ने खूब सारा पैसा दिया इस बिज़नेस के माध्यम से, लेकिन जो एजुकेशन मिली कि पैसे आने के साथ साथ कि ना आसक्ति वाले चीज़ों में रहना है, ना हमें शक्ति वाले में जाना है, हमें रहना है तो भक्ति वाले में रहना है। तो ये जो मिला, मेरे मेंटर्स का सबसे बड़ा रोल है, मैं उनको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। अगर गलत हाथों में मेरी ज़िंदगी होती तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति फिर जब इजीली ले सकता है चीज़ों को, तो फिर बुरी आदतें लगने में समय कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ आप सही हैं, आप इस रास्ते पे चले, किसी और को देख के रियलाइज़ हुआ, या खुद कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं जो इस बिज़नेस में पहले जो व्यक्ति का आने का जो सबसे मेन कारण होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो पहले तो वो अपनी ज़िंदगी कोई बनाना चाहता है, अपने सपनों के लिए व्यक्ति आता है। मैं जब इस बिज़नेस में आया तो सबसे खूबसूरत जो चीज़ मुझे इस बिज़नेस की लगी, मैं जब पहली बार दिशा ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे, मैं अटेंड करने के लिए गया था, नागपुर में श्री संजय जैन सर का वर्कशॉप था। तो मैं जो वर्कशॉप में मैं जब गया था तो वहाँ जो एजुकेशन जो सर के माध्यम से मिली, जो बातें मुझे वहाँ जानने के लिए मिली, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये वाकई में वो रास्ता है कि जहाँ एक जो कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सेटिस्फेक्शन वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। वहाँ जो बातें थी इससे पहले कभी किसी ने सिखाई नहीं, बताई नहीं। उनमें से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि सर ने वहाँ बैठ करके बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़ा समय दे करके हम लोगों को एक काम करवाया कि आप अपने ड्रीम्स लिखिए। हम लोग स्कूल में, कभी कॉलेज में, कहीं किसी ने पूछा तक नहीं कि आपके क्या सपने, और हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं ठीक है सर, लिख लेंगे बाद में। सपने की बात आती थी तो ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल दिया, बड़ा आदमी बनना है, पर लेकिन कभी इतना डिटेल में जाना, किसी भी चीज़ को इतना इस तरीके से मतलब जो है स्पेसिफिक तरीके से नोट डाउन करना, वो हमें मालूम ही नहीं था इन चीज़ों का क्या महत्व है। लेकिन सर ने स्पेशली समय दिया और हम लोगों से इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई, और मैंने बाकायदा वहाँ पे उन एक एक चीज़ को लिखना शुरू किया। जब सर ने बोला तो फिर ज़िंदगी की एक रोड मैप बनाना शुरू किया कि ज़िंदगी में किस उम्र में जा कर के क्या क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है। और मैंने उस टाइम पे ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन मुझे याद है 30 या 35 ड्रीम थे जो मैंने लिखे। पूरे हो गए सर?
और मैं ये कह सकता हूँ 2011 तक ही वो सारे के सारे सपने पूरे हो गए थे मेरे, जो जो मैंने लिखे थे। और उस चीज़ के बाद में जब सिस्टम में मैं रहा तो एक शौक लग गया, जो आपने सवाल पूछा है कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर उसके बाद एक शौक लग गया कि जो व्यक्ति मेरे सामने आएगा मैं उसके ड्रीम पूछूंगा और उसके मैं ड्रीम लिखवाऊंगा, और मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब मैं उसके एक एक ड्रीम को टिक करवाता हूँ। और आज मैं इसी चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। जो भी लोग मेरे सराउंडिंग में हैं, जिन लोगों को लेकर के भी मैं चला था, जो लोग आज तक मुझे शक्ल दिखाते रहे, जो वादा मैंने किया था, आज मेरे जितने सराउंडिंग में लोग हैं, आज सबके पास में 4 व्हीलर कार है, आज सब अच्छे घर में रह रहे हैं, शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, आज सब लोग लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। जिन लोगों से मैंने जो वादे किए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, इस बिजनेस में लेकर के आया, कई 100 कई हज़ार वो लोग हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ये आनंद आता है और अभी भी मैं इसी मिशन में हूँ। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में और कोई सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आप कोई वादा करो और उस वादे को पूरा कर दो। तो जो खुशी महसूस होती है, इस बिज़नेस की खूबसूरती है। बाकी तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं किसी व्यक्ति को एक पेंसिल भी दे सकता था, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पर लोगों की मदद करके और उनकी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं और उनके सपनों को साकार करा सकते हैं। कोई व्यक्ति आता है, अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, और उसके बजट के अकॉर्डिंग जब वो शादी हो रही होती है, उसके चेहरे की जो खुशी होती है, तो हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। जिस व्यक्ति ने जो आज ज़िंदगी भर गाँव में रहा या किराए के मकान में रहा, और वो जब अपना घर जब खरीदता है और उसके जब गृह प्रवेश में हमें बुलाता है, तो वो खुशी देखने लायक होती है। मैं जब लोगों की कार की डिलीवरी के लिए जाता हूँ और वहाँ पर जब बात होती है कि भाई ये व्यक्ति बाइक पे आया था और आज ये ऑडी कार की डिलीवरी ले रहा है, ये बाइक पे आया था और आज ये मर्सिडीज ले रहा है, BMW ले रहा है, जगवार ले रहा है, तो वो एक अपने आप में एक अलग ही है। और मुझे ये आखिरी सांस तक करना है, जब तक मैं मेरे शरीर में जान रहे, तब तक, जब तक मेरी आवाज़ निकलती रहे, जो मैं किसी व्यक्ति के लिए कर सकता हूँ उसके लिए मैं कभी भी तैयार रहूँगा। आज भले चाहे कितना भी बड़ा लेवल हो, कितना भी मेरे पास पैसा आ जाए, ये बात मेरे घर वाले भी जानते हैं। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरी टीम के लिए, मेरे लोगों के लिए, सबसे पहले वो। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, और इसी सोच को लेके अगर सब जिएं तो ये इंडस्ट्री क्या, ये पूरा विश्व बहुत खूबसूरत होगा। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी का ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि वहाँ से एक लीडर तो बन के निकले, पर एक से एक कंपनियां भी खुल गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इतना टैलेंट उभार दिया, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि बहुत सारी कंपनियां खुल गई। तो क्या सर, क्या कारण मानते हैं आप सर? देखिए, मेरा ये मानना है, इसमें खैर कंपनी की एजुकेशन तो नो डाउट एक नंबर है। जो चीज़ों, जो हमारे डायरेक्टर्स के जो एथिक्स और हमारे जो टॉप लीडरशिप के जो एथिक्स हैं, जो उन्होंने जो अपना एक विज़न के साथ में जो वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने उसके लिए जो पैटर्न्स डेवलप किए हैं, वो लाजवाब हैं और वो लंबे समय के लिए हैं। और उसका पार्ट है जब लोग उसमें आते हैं और जब लोगों को वो अचीवमेंट मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। डायरेक्टर बनने वाली जो बात है, वो कंपनी ऐसी कोई एजुकेशन नहीं देती डायरेक्टर बनाने वाली। डायरेक्टर बनने का एक कीड़ा होता है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो ओवर एम्बिशन होते हैं। एक व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं, आज बहुत सारे लोग हैं जाते हैं कंपनी से जाने के बाद माइक लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि कोई उनको वहाँ रोकने वाला नहीं है। वहाँ के वो बादशाह हैं, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं, सब चेले उन्हीं के बैठे हुए हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। इस कंपनी में रहते हुए मुझे 20 साल हो गई। इस कंपनी में मैंने भी अच्छे दिन देखे, बुरे दिन भी देखे, चैलेंज सब तरह के देखे। जब आप देश के अंदर भी रहते हैं, एक समय ऐसा था हमारे देश में भी बहुत बड़े चैलेंज थे, और इस देश में दूसरे विदेशियों का शासन था और हमारे कोई अधिकार नहीं थे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके विदेशों में जाकर के सेटल हो गए। बोला बाढ़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या लेना देना नहीं था उनको। वो अपने बिजनेस को सेटअप कर लिए बाहर जाकर के। लेकिन भाग जाना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी थे जो इसी देश में रहे और उन चुनौतियों से लड़े और उन्होंने सुधार किया और देश को आज़ादी दिलाई। कंपनी में रह कर के चैलेंज तो आएगा डेफिनेटली। कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट नहीं बना है कि जो उस पर कंपनी अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल चलती रहे।
बदलाव की ज़रूरत सब जगह होती है। आज हम फ़ोन खरीद के लाते हैं, फ़ोन में भी कोई ऐसा फीचर नहीं है कि कंपनी दोबारा उसके अंदर ना बदले। कई बार लोगों की डिमांड रहती है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कंपनी एक हमारी, मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ, 24-25 साल पुरानी कंपनी है। मजाक बात नहीं है कि रातों रात कोई भी बदलाव कर दो जी, रातों रात ये ले आओ जी, रातों रात। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना मानना रहता है। डायरेक्टर्स को भी सोचना होता है कि हाँ जी हमें ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोगों ने भी कंपनी बदली है, जो लोग भी डायरेक्टर बन के गए हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी नीयत। अगर उनकी नीयत ये होती कि उन्हें लोगों के लिए कुछ करना, तो वो यहीं लड़ाई लड़ते, और जब तक वो बदलाव नहीं हो जाता तब तक वो लोगों के साथ में खड़े रहते। तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत ही ये थी, सबसे पहली चीज़, वो इस मौके की तलाश में थे। और उस मौके, अब वो कुछ भी बोले जा करके व्यक्ति कि वहाँ ये नहीं था, वो नहीं था, इस कंपनी में मैं हूँ और आज यहाँ सब कुछ है, जो चाहिए और आने वाले टाइम में भी जो चाहिएगा वो मिलेगा। जो प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, डायरेक्टर हमारी एक फैमिली की तरह, और उनको भी 4 पैसे कमाने हैं। वो भी आज अगर मार्केट में रहना चाहते हैं, उनको भी मालूम है कि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो वो टिक नहीं सकते। आईफोन बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो भी जानते हैं कि मार्केट में जो कंपटीशन में जो चीज़ें आ रही हैं वो हमें लानी पड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ब्रांड स्विच करता है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति इधर से उधर जा रहा है, तो मेरा ये मानना है सबसे पहला कारण जो है ओवर एम्बिशन है। एक व्यक्ति के ओवर एम्बिशन के चक्कर में हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आज एक पौधा आज यहाँ पर लगा हुआ है और वो फल फूल रहा है। आज अगर हम उस पौधे को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं तो गारंटी नहीं है कि वो जाकर के वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। एक व्यक्ति के आज हम टेस्टमनी देखते हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर के, यहाँ उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़ा चेक नहीं था। हम एक व्यक्ति का चेक देख रहे हैं, वो दिखा भी रहा है मेरी बड़ी गाड़ी आ गई, मेरा बड़ा चेक आ गया, मेरा ये हो गया। लेकिन उन लोगों के बातें नहीं होती जो उनके चक्कर में, जिनका यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, और उनके स्विच करने की वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। तो जो मेरा मानना है कि जो भी लोगों ने स्विच किया है, ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि आज मेरे एक्शंस की वजह से सामने वाला व्यक्ति क्या सीख रहा है, मैं अपनी टीम को क्या सिखा रहा हूँ। इंटेग्रिटी अगर मैं सिखाऊंगा तो ये हम बोलते हैं जनरेशन बिजनेस है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। लेकिन अगर मैं लोगों को मौका परस्ती सिखा रहा हूँ, जहाँ फ़ायदा है वहाँ रहना चाहिए, मैं लोगों को ईमानदारी सिखा ही नहीं रहा, तो लोग क्यों मतलब मेरे ऊपर ही भरोसा करके रहेंगे? कल वो मुझे भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने संस्कार इस तरीके का दिया है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग का जो एक, जिस वजह से हम इस बिजनेस में आते हैं, जनरेशन सिक्योरिटी के लिए, बंदर कूद करने वालों को तो जीवन में कभी जनरेशन सिक्योरिटी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जब वो खुद व्यक्ति किसी का अपना बन के रह नहीं सकता, तो उसका भी जीवन में कोई बन के रह नहीं पाएगा। आज अगर मैंने इस बिजनेस में लगातार 20 साल एक ही जगह टिक करके काम किया है, तो मेरे पीछे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का वादा करते हैं कि हम भी आपके साथ 20 साल और 40 साल तक इसी जगह पर टिक के काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है, भगवान कुछ ही लोगों को इस लेवल तक पहुंचाता है कि जो दूसरे लोगों के लिए एक आइकॉन का काम करते हैं। मैं तो खैर अपने आप को उन छोटे लीडरों में ही मानता हूँ, पर लेकिन जो अपने आप को इंडस्ट्री का ठेकेदार मानते हैं, जो अपने आप को फेस मानते हैं, और उनकी हरकतें इस तरीके की हैं कि उसको कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बोल सकते वो अपनी टीम को कि तुम ऐसा करना, लेकिन उनकी हरकतें तो सबको दिख रही हैं। तो इस बिजनेस में बोला जाता है मंकी सी मंकी डू। लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते जो आप करते हो, कहते हो, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो आप करते हो। तो जो किया है वो फिर उनको मिलेगा। सर, एक बेस्ट कंपनी का बड़ा रहता है लोगों को कि बेस्ट कंपनी चूज़ करें, तो बेस्ट कंपनी कैसे देखें, कौन सी होगी बेस्ट कंपनी, कैसे आप बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, बेस्ट कंपनी का मेरा ये मानना है, सबसे पहली चीज़ तो कंपनी का बैकग्राउंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंपनी किस बेस पे बनी है। कई कंपनियों का कारण ही ये होता है कि हम बर्बाद करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, इस इंटेंशन से जो कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनका कोई भविष्य नहीं है और लुभावने वादे करती हैं, रातों रात ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बिना काम करे पैसा देने की बात करते हैं। कई लोग इस तरीके की मनी सर्कुलेशन कंपनियों के चक्कर में भी आ जाते हैं। बेस्ट कंपनी, सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट किस तरीके का है। दूसरी चीज़ पे आउट, और तीसरी चीज़ मैनेजमेंट। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों को देख लेना चाहिए, और अगर ये तीनों चीज़ें बढ़िया हैं, उस कंपनी में एकदम दमदारी के साथ में काम करें, डेफिनेटली कैरियर बनेगा।
सर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप एक टॉप लेवल पे हैं कंपनी में, क्या उस लेवल पे जाने के बाद भी ट्रेनिंग एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है या वो सिर्फ लोअर लेवल पे ही है? देखिए, जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हमेशा हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं। हर दिन जब नए लोगों से मिलते हैं तो नए चैलेंजेस होते हैं, एक नया दिन होता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि अब तक जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही परफेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है। लेवल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, जितना बड़ा लेवल होता है, मेरा ये मानना है उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता होती है। और पढ़ाई लिखाई, मेरा ये मानना है लास्ट तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी पढ़ाई लिखाई इस बिज़नेस के अंदर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि रोज़ नए चैलेंज आ रहे हैं। रोज़ हर एक 4-5 साल में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बदलाव होकर के आती हैं। आपको अपने आप को और अपनी टीम को और अपनी कंपनी को मार्केट में अगर बना करके रखना है तो एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हम बिजनेस में टिके रह सकते हैं, और वो है एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। राइट सर, अब एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं आप, किस तरीके का है? जो लोग जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक विजन हो कि हमारे इस इंडस्ट्री का क्या विजन है आगे? बिल्कुल मैम, देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों को ये लगता है ये बिजनेस कब तक चलेगा, या कंपनी को लेकर के भी कई लोगों का मानना है। तो बिजनेस का आधार क्या है? बिजनेस का आधार है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है, कमीशन आता है। तो दो चीज़ें रहती हैं, एक तो कुछ न कुछ खरीदना और दूसरा कुछ न कुछ बेचना। अगर हम इन दो चीज़ों की बात करें तो ये दो चीज़ें आज से 100 साल पहले भी थी। आज से 100 साल पहले भी कुछ न कुछ बिक रहा था, कोई ना कोई उसको खरीद रहा था, आज भी है। तो अगर हम आने वाले समय की बात करें, आने वाले 100 साल बाद भी क्या लगता है कुछ न कुछ बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिल्कुल, ज़रूरतें बढ़ती रहेंगी लोगों, और कुछ न कोई उसको खरीदेगा। कुछ न कुछ अब चीज़ें बदल सकती हैं, उनके मेक बदल सकते हैं, टेस्ट बदल सकते हैं। जैसे अगर हम पुराने टाइम पे अगर हम बात करेंगे, लोगों को खाने पीने की चीज़ों के टेस्ट और चीज़ें अलग होती थी। उनको घी खाने के लिए अच्छा लगता था, उनको मिठाइयाँ खाने के लिए अच्छी लगती थी, रबड़ी खाने के लिए अच्छी लगती थी। समय बदल गया, अभी आ गया चलिए पिज़्ज़ा खाने के लिए अच्छा लगता है, किसी को बर्गर खाने के लिए लगता है। तो खाने पीने की चीज़ों में टेस्ट बदल गया। कपड़ों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मेक बदल गए, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है। पहले कुछ और हमारे दादाजी लोग जो कुर्ता या धोती और वो सब चीज़ें पहनते थे, लेकिन कपड़े तो आज भी लोग पहन रहे हैं। अभी कोट पैंट पहन रहे हैं, कुछ और पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। आज के 100 साल बाद भी इस चीज़ की तो आवश्यकता रहने वाली है। और जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा तब तक कुछ न कुछ खरीदता रहेगा। और जब खरीदने की बात आती है तो खरीदने के लिए भी मार्केट में हमेशा व्यक्ति के पास में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, और व्यक्ति ये चीज़ देखता है कहीं ना कहीं कि मैं कहाँ से खरीदूं जहाँ से सबसे पहली चीज़ मुझे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सही रेट मिले, और अगर उसके साथ उसको कुछ कमीशन मिलता है तो उससे बढ़िया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग का जब से उदय हुआ है, ये लगातार बढ़ने पर है। इस इंडस्ट्री को अगर आप पिछले 25-30 साल का अगर आप इसको देखेंगे, भारत में इसको काम करते हुए हो चुका है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे 50-55 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है। तो जो इंडस्ट्री का ग्राफ है ये लगातार बढ़ने पर ही है। जैसे जैसे मार्केट में बाकी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, उसी के साथ साथ ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। और इंडस्ट्री कब तक रहेगी? जब तक ये दुनिया में लोग रहेंगे, जब तक कोई शैम्पू यूज़ करता रहेगा, जब तक कोई टूथपेस्ट यूज़ करेगा, जब तक कपड़े पहनेगा, वो कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा। किसी शॉपिंग मॉल से खरीदेगा, किसी वेबसाइट से खरीदेगा, किसी दुकान से खरीदेगा। अगर बेचने वाला उसकी बगल में रहता है तो वो हमसे खरीदेगा। और जब तक प्रोडक्ट बिकेगा तब तक हमें कमीशन आएगा, तब तक कंपनी चलेगी, तब तक ये इंडस्ट्री चलेगी। तो इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो वाकई में दमदारी के साथ में काम करना चाहते हैं, जो फोकट की कमाई सोच करके रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। उनके लिए तो आज से 10 साल पहले भी कोई फ्यूचर नहीं था, आज के 10 साल बाद भी कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेहनत की खाना चाहता है उसके लिए आज भी देरी नहीं हुई है, आज के 10 साल बाद भी देरी नहीं है, आज के 20 साल बाद भी देरी नहीं है। मैं आने वाले टाइम में और चीज़ें फिल्टर होकर के आएंगी। मैं जो देख पा रहा हूँ, आज से अगर हम 20 साल पहले की चीज़ों को देखें और अभी की चीज़ों को देखें तो आज एक रिकॉग्निशन मिल चुकी है इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को आज सपोर्ट कर रही है। पहले कोई मिनिस्टर हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की मंच पे आने के लिए तैयार नहीं रहता था, लेकिन अब आए दिन सोशल मीडिया में बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, सरकार के नुमाइंदों को आप मंच पे देख सकते हैं, वो आ रहे हैं और इसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये बात प्रूव होती है कि अब इस इंडस्ट्री का आने वाले समय में स्पेशली इंडिया के अंदर फ्यूचर जो बिल्कुल ब्राइट है, और जो लोग भी इसमें काम करेंगे उनको बढ़िया सफलता मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि जो जहाँ हैं
वहीं पर दम लगा करके काम करे। कभी भी मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये चलेगी वो नहीं चलेगी। मार्केट में सारी कंपनियों की गाड़ियाँ बिकती हैं, हुंडई की भी बिक रही हैं, मारुति की भी बिक रही हैं, महिंद्रा की भी बिक रही हैं, टाटा की भी बिक रही हैं, BMW की भी बिक रही हैं। बस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है अब बस उस ब्रांड के साथ में जुड़े रहो और दमदारी के साथ उसके एडवांटेज को लोगों को बताओ। लोग आएंगे, उनका कारवां तैयार होगा। भारत में पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, बल्ले बल्ले होने वाली है। तो सर आपने बहुत ही बेहतरीन भविष्य हमारा जो है डायरेक्ट सेलिंग का दिखा दिया सारे नेटवर्किंग के दीवानों को, और आई एम श्योर सबको ये विश्वास हो गया होगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है अगर आपके अंदर विश्वास है और एक नेक नियत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप टिके रह सकते हैं तो सर वेरी वेरी थैंक यू हमारी शो पर आने के लिए और हमें इतना सब एजुकेशन देने के लिए। सर कोटि कोटि नमन सारे नेटवर्किंग जो है हमारे नेटवर्किंग के दीवाने हैं उनकी तरफ से, जो आपने हमें आज ज्ञान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं आपका भी स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतनी मेहनत करके और ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया है और आप लगातार उन हीरों को चुन चुन करके आप लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जिनकी ज़िंदगी में ये बातें आसानी से आप यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका पुण्य प्रताप आपके खाते में भी जमा हो रहा है। उन लोगों की दुआएं आपके लिए जमा हो रही हैं। परमात्मा आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और बढ़िया अच्छी सेहत दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और लगातार आपके दर्शक बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगी जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जो आपके दिल को छू गई हो, उसे हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया इस स्टोरी में, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता किसी के जीवन में आप एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें।